चैप्टर 4 जो है वो है फंडामेंटल ऑफ रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं, 5। ठीक है ना, 5% क्वेश्चन चैप्टर 4 से आते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी लाइन, कोई भी एक लाइन को आपको मिस नहीं करना है। इसको कोई नोट्स से नहीं पढ़ना है, क्योंकि 5 नंबर बहुत होते हैं ना, 5। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड वेरियस अप्रोच टू इन्वेस्टिंग, कैसे इन्वेस्टिंग की जाती है। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और बिहेवियर फिनेंस अप्रोच टू इक्विटी इन्वेस्टिंग। ठीक है, इकोमेट्रिक्स अप्रोच। ठीक है। तो इन्वेस्टिंग क्या है? पहले तो ये जानना जरूरी, व्हाट इज इन्वेस्टिंग। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने दिन के लिए? 4 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना। तो इन्वेस्टिंग क्या 4 महीने का, 2 महीना, 1 महीना, ये क्या कोई टाइम होरिजन होता है? नो। तो अभी इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट देन ट्रेडिंग। ठीक है। तो इन्वेस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है? यानी कि सिक्योरिटी मार्केट के अनुसार क्या है? अपफ्रंट कमिटमेंट ऑफ सम ऑफ मनी। आप कुछ पैसे दे रहे हो, कमिट कर रहे हो, लेकिन आपको उसके बदले में क्या चाहिए? रिटर्न ऑन इट्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। आपको रिटर्न चाहिए जब तक आपने पैसे वहां लगाए हुए हैं, आपने कमिट किया हुआ है तब तक। इट इन्वॉल्व थॉरो एनालिसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी इन टर्म ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क, इनकम, ग्रोथ पोटेंशियल। यानी कि थारो एनालिसिस, यानी पूरा एनालिसिस करना है कि भैया जिस सिक्योरिटी सिक्योरिटी में मैं पैसे लगा रहा हूँ वो कितना सेफ है, उसमें रिस्क कितना है, इनकम जनरेट होती है, ग्रोथ पोटेंशियल कितनी है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट कर लिए, कुछ पता ही नहीं है उस सेगमेंट के बारे में, ऐसा नहीं। थारो एनालिसिस, अच्छी डिटेल में एनालिसिस। सेफ्टी, रिस्क, पता चला आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, कल गायब हो गया पैसा। तो ऐसा नहीं होना है। रिस्क कितना है? आपने ऑप्शन में लगाया, अगले दिन पैसा गायब। तो रिस्क कितना है उसमें? हाई रिस्क। ओके, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, यानी कि कितना रिस्क आप ले सकते हो या कितना रिस्क है उसमें। इनकम जनरेशन हो रहा है कि नहीं, ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं कंपनी की। ठीक है। इन्वेस्टिंग इज वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेडिंग और स्पेकुलेटिव इनकम एक्टिविटी। ठीक है। ट्रेडर क्या करते हैं? ट्रेडर अटेम्प्ट टू अर्न प्रॉफिट बाय अर्निंग अ स्प्रेड बिटवीन सेलिंग एंड बाइंग प्राइस। ठीक है। विदाउट अ नेसेसरी चेंज इन अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ द असेट्स। जैसा, जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में इस बुक में लिखा हुआ है, उसी लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करना है अपने को। ठीक है। मैं बाहर से ज्यादा एग्जाम्पल क्यों नहीं बताता, उसका एक रीजन है। अगर मैं आपको इस बुक की इस लैंग्वेज से हटा के ज्यादा डिटेल में अगर बता दूं, तो आपको एग्जाम में दिक्कत जाएगी। ठीक है। ऐसे तो हर चीज मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मकसद है कि आप बुक इस लैंग्वेज में समझें। ठीक है। जहां लगेगा वहां मैं समझा दूंगा। तो अर्न प्रॉफिट बाई अर्निंग ए स्प्रेड, सेलिंग और बाइंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है। आपने बाय किया और सेल किया, सेल किया फिर बाय किया, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसमें आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है। सो दे मोटिवेट बाय अ हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न। कैसे? कोई टेक ट्रेडर होता है, क्या देखता है वो? हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न देखता है। और वो क्या को या क्या सोचते हैं? रीऑक्यूरेंस इन फ्यूचर, कि वो फ्यूचर में भी उसका, यानी कि हिस्ट्री रिपीट होती है ना, रीऑक्यूरेंस। ठीक है। लेकिन वो डायरेक्ट, रेदर देन अ डायरेक्शन बेट बेस्ड ऑन सम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द असेट्स। ठीक है। तो क्या होता है? हिस्टोरिकल पैटर्न देख लिया आपने, इन्वेस्टमेंट कर लिया। ट्रेडर का टाइम होरिजन क्या होता है? यूजली शॉर्ट होता है, कम समय, यूजली शॉर्ट, शॉर्ट यानी कि कम समय के लिए। सेल वाला शॉर्ट नहीं, शॉर्ट, शॉर्ट टाइम के लिए।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ट्रेडर वुड बी टर्म स्पेक्यूलेटर व्हेन दे बेट ऑन शॉर्ट टर्म मूवमेंट। ठीक है, ऑफ द असेट प्राइस बेस्ड ऑन देयर कैलकुलेटिव गेस। कैलकुलेटिव यानी कि उनको पता है कि उनका रिस्क क्या है, कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बहुत सारी चीजें देखते हैं ना। और वो सुटेबल पोजीशन इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, अच्छी पोजीशन लेते हैं। ठीक है, अगर उनका गैस सही हुआ तो अच्छे पैसे बनेंगे, और गलत हुआ तो लॉस भी वैसे ही होगा। तो वो किस पर डिपेंड करते हैं? प्राइस पैटर्न पे। ठीक है, चार्टिंग टेक्निक के ऊपर। ठीक है, तो इनको चार्टिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, चार्टिस्ट। ठीक है, इफ देयर इंटायर इन्वेस्टमेंट एंड डिस इन्वेस्टमेंट साइकिल इज वन डे, आप इन्वेस्ट करो सेम डे निकाल दो, उसको बोलते हैं डे ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स होते हैं ना, सेम डे इन्वेस्ट किए, सुबह सुबह इन्वेस्टमेंट किए, शाम को पैसे निकाल दिए। ठीक है, ये डे ट्रेडर्स होते हैं, है ना। ये बहुत डिटेल में पढ़ना इस चैप्टर को, 5 नंबर बहुत होते हैं बॉस। 1-2 नंबर से कितने लोगों के एग्जाम रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बहुत डिफरेंट। फोकस ऑन द पोटेंशियल ऑफ असेट वैल्यू टू इंक्रीज ओवर अ टाइम। ठीक है, असेट वैल्यू में उनका ज्यादा फोकस होता है ना। पोटेंशियल ऑफ असेट्स वैल्यू, अगर सिक्योरिटी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, द वैल्यू ऑफ असेट कैन इंक्रीज कब? जब हायर कैश फ्लो जनरेट होगा। हायर कैश फ्लो अगर कोई बिजनेस जनरेट कर रहा है तो उसका असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, विदाउट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन रिस्क। यानी कि आप हायर कैश फ्लो तो जनरेट कर रहे हो, लेकिन रिस्क आपका बढ़ना नहीं चाहिए। अगर, और सेकेंड चीज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द रिस्क एसोसिएट विद असेट डिक्रीज, असेट से रिलेटेड रिस्क डिक्रीज हो रहा है विदाउट प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन द कैश फ्लो, यानी कि कैश फ्लो डिक्रीज नहीं हो रहा है, रिस्क डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट डिस्टिंग्विश ट्रेडर फ्रॉम इन्वेस्टर, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ट्रेडर क्या होते हैं? ज्यादा मोटिवेट होते हैं प्रॉफिट ऑन प्राइस पैटर्न, प्राइस एनोमलीज विच वुड करेक्टेड विद इन अ पीरियड अप टू 3 to 6 months विदाउट एनी चेंज इन फंडामेंटल वैल्यू ऑफ असेट्स। उनकी फंडामेंटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, उनको बस प्राइस पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, 3-6 महीने के लिए कर लिए ट्रेड, बना लिए पैसे। इन्वेस्टिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क। क्यों? क्योंकि हायर लेवल ऑफ रीगर इन टर्म ऑफ एनालिसिस, बहुत एनालिसिस लगती है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे बोलना आसान है कि 10-20 हजार 50 हजार कोई इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आंख मूंद के कर लेते हैं, लेकिन वहीं अगर 50 करोड़ की बात होगी तो आपको तो एनालिसिस करना होगा ना। ठीक है, मेरे लिए 50 हजार भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 50, 5 हजार 10 हजार कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो कोई इतना एनालिसिस नहीं करता होगा, हायर लेवल ऑफ रिगर इन टर्म ऑफ एनालिसिस। ये होता है इन्वेस्टमेंट। द लेवल ऑफ एनालिसिस कैन आइदर है ब्रॉड असेट क्लास लेवल। ठीक है, पूरा ब्रॉडर असेट क्लास लेवल पर आप एनालिसिस करोगे, या इन्वेस्टर में ड्रिल डाउन डीपर इनटू इंडिविजुअल स्टॉक्स। ठीक है, पूरे असेट्स में, यानी कि कौन से सेक्टर में है, क्या है। ठीक है, पूरे असेट क्लास में, या तो केवल आप इंडिविजुअल स्टॉक का। ठीक है, पूरा गहन अध्ययन करोगे। ठीक है, ये सब पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर से मिस्टेक मत करना, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। और ट्रस्ट मी, लोग इस चैप्टर को हल्के में लेते हैं। एक बार रीड कर लिए, 5 नंबर बहुत होता है, मैं बता रहा हूं ये चैप्टर बहुत हेल्प करता है एक्स्ट्रा नंबर स्कोर करने में। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग 2 टाइप की होती है। पहला होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वॉल्व आइडेंटिफाई दिस स्पेसिफिक सिक्योरिटी और सेट ऑफ सिक्योरिटी दैट शुड बी परचेस्ड और सोल्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व कांस्टेंट इवैल्यूएशन ऑफ एवरी सिक्योरिटी इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सो दैट इन्वेस्टर कैन सेल सिक्योरिटी दैट आर प्राइस अबव देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या होता है?
इवैल्यूएशन आप कर रहे हो एवरी सिक्योरिटीज की आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। आपको जिसकी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा लग रही है उसको आप सेल कर रहे हो। ये चीज याद रखिएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है तो उसको आप सेल कर रहे हो। और इन्वेस्टर किसको बाय करता है? वाइल बाइंग सिक्योरिटीज दैट आर प्राइस बिलो देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है उसको बाय करते हैं लोग। ठीक है, एक्टिव इन्वेस्टिंग का ये पार्ट है। ठीक है, इवैल्यूएशन आप कर रहे हो एवरी सिक्योरिटीज जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। इंट्रिंसिक वैल्यू से प्राइस ज्यादा है, प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है तो उसको सेल कर रहे हो। और प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो उसको आप बाय कर रहे हो। ये याद रखना, कंफ्यूज हो जाओगे, यहां से आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक्टिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी रिक्वायर मोर एफर्ट। क्या होता है? एक्टिव इन्वेस्टिंग में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन लगते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं कंपेयर टू पैसिव स्ट्रेटजीज। और एक्टिव इन्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर सको, जितना ब्रॉडर असेट क्लास से ज्यादा। जैसे आप मानो कि आपने निफ्टी साल भर में कितना रिटर्न दिया, उससे अगर आपका रिटर्न ज्यादा है, ठीक है, तो आप कौन सी कैटेगरी में है? यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। निफ्टी से ज्यादा रिटर्न आपने जनरेट किया तो बढ़िया है, लेकिन वही इनका ऑब्जेक्टिव होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग का। ठीक है, सिंपल एक लाइन में। लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग इन ब्रॉडर सेट ऑफ सिक्योरिटीज दैट फेयरली रिप्रेजेंट द असेट क्लास। ठीक है, पैसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज में क्या होता है? इंडेक्सिंग स्ट्रेटजीज होती है, इंडेक्स में ज्यादा वो फोकस करते हैं। इन्वेस्ट किस में करते हैं? ऑल सिक्योरिटी जो पार्ट है इंडेक्स के। जैसे निफ्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो पैसिव इन्वेस्टिंग वाले क्या करेंगे कि जितनी भी निफ्टी 50 के अंदर जो सिक्योरिटीज है उनको वो बाय करेंगे। और सेम वेटेज, जितना वेटेज उनका निफ्टी में है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है पैसिव इन्वेस्टिंग का? ऑफ अ पैसिव इन्वेस्टर इज टू अर्न द रेट ऑफ रिटर्न जो सेलेक्टर्स असेट क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना इंडेक्स दे रहे हैं उतना ही हमको मिल जाए तो पैसिव इन्वेस्टिंग वाले बहुत खुश होते हैं। ठीक है, हमारा मकसद पूरा हुआ। ठीक है, अब पैसिव इन्वेस्टर डज नॉट डिसाइड अपॉन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। ठीक है, उनका जो एनालिसिस होता है वो होता है केवल ब्रॉडर एसेट्स क्लास में। ओके, देखिए ये दोनों से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपने इसको वेल डेप्थ स्टडी नहीं किया तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसको बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, अब रोल ऑफ रिसर्च। अब फंड रिसर्च एनालिस्ट का क्या रोल है इसमें? फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स। पहला होता है रिसर्च, दूसरा होता है एनालिसिस। ठीक है, और वाइल इन एनालिसिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। आपको जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको से आपको कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, रिसर्च का क्या काम है कि आपको वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है टू मीट अ सेट अ गोल ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन। ये अपन ने चैप्टर प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन दोबारा ये रिपीट है तो इसको अच्छे से देखिएगा। कभी भी एनुअल रिपोर्ट होती है ना, एनुअल रिपोर्ट कंपनी की, वो ट्रीजर ट्रोव यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, वो खजाने का नक्शा होती है ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप से। ठीक है, आपको अगर कंपनी के बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है तो आपको एनुअल रिपोर्ट को बहुत डिटेल में स्क्रूटनी करनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एनुअल इंफॉर्मेशन एडुकुएट नहीं है। क्यों? क्योंकि समय बीतने, साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट आता है, नाम से ही जैसा आपको समझ में आ रहा है एनुअल रिपोर्ट, तो साल में एक बार आता है। द इंफॉर्मेशन कंटेन एनुअल रिपोर्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए मार्च के महीने में आया और अभी दिसंबर चल रहा है
तो वो जो जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो पुरानी हो जाती है। ठीक है। तो several information pertaining to industry condition or the broader economy may not be covered in depth of company owned file। ठीक है। तो आपको ब्रॉडर इकोनॉमी, इंडस्ट्री की कंडीशन कैसी है, उसके उसका डेप्थ में आपको कंपनी के रिपोर्ट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम किस में स्पेंड करना है, इकोनॉमी स्टडी में, इंडस्ट्री में और कंपनी के में भी सिग्निफिकेंट अमाउंट आपको डेली स्पेंड करना है। ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें, दे में इन्वॉल्व स्पीकिंग टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ठीक है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से आप बात करो, एक्सेस करो रिपोर्ट फ्रॉम मार्केट रिसर्च फर्म, सेकेंडरी रिसर्च परफॉर्म करो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन इकोनॉमी, क्या और द इंडस्ट्री, और ट्रैक एक्शन टेकन बाय कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उसको भी आपको जानना जरूरी है। देखो, चैप्टर 1 कैसे घूम फिर के चैप्टर 4 में भी आ गया यही चीज। ठीक है कि नहीं। अपन ने जो लीगल वाले चैप्टर किया था उसमें भी ये सब चीजें थी, कहीं 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 13-14 चैप्टर्स में। ठीक है। तो सब चीजें यही हैं, घुमा फिरा के हर चैप्टर में कुछ ना कुछ डला ही हुआ है, वो दोबारा रिपीट होगा। तो अच्छे से पढ़ना है ना एक एक लाइन को, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं फिर। रिसर्च एनालिस्ट में कंडक्ट प्राइमरी रिसर्च, क्या करते हैं वो, विजिट करते हैं कंपनी फैसिलिटीज को। ठीक है। कस्टमर से बात करते हैं, सप्लायर से, एम्प्लॉय से, और अदर्स बाकी लोगों से जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फिर वही चीज रिपीट है जो अपन पढ़े थे कि रिसर्च रिपोर्ट में एनालिस्ट कभी इन्वॉल्व नहीं होते कोलेटिंग इनसाइडर इंफॉर्मेशन। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या है, रिफर टू एनी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। पब्लिक में नहीं है वो अवेलेबल, लेकिन विद अ हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल जो कंपनी से क्लोजली कनेक्ट है उनके पास है। ठीक है। हु आर प्रीवी टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कि जिनके पास होता ही है इंफॉर्मेशन, तो आप वैसी इंफॉर्मेशन अपने को कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर वो पब्लिक में अवेलेबल हो गई या प्राइस सेंसिटिव है, अगर लोगों को पता चला गया, तो क्या है कि प्राइस में बड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है। ठीक है। तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन और मोज़ेक एनालिसिस क्या होता है। ठीक है। जब भी अपन रिसर्च करते हैं तो एनालिसिस, एज अ एनालिस्ट आपको क्या किन इंफॉर्मेशंस पे ध्यान देना है, दैट आर नॉट नोन टू पब्लिक इन जनरल। ठीक है। जो, यानी कि कुछ चीजें हमको पता चलती जो पब्लिक को नहीं पता चलती। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सभी इंफॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव हो। ठीक है। इनसाइडर इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या है, इज अ मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन जो व्हेन पब्लिश, जब पब्लिश होगा उसका इमीडिएट अफेक्ट पड़ेगा इन्वेस्टर डिसीजन में, कि आपको बाय करना है कि सेल करना है सिक्योरिटीज को। ठीक है। वेदर अ इंफॉर्मेशन कैन बी कंसिडर इनसाइडर, तो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से है और उसका इम्पैक्ट और सर्टेनिटी क्या है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉस। ठीक है। ये सब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे सीईओ बात कर रहे हैं कि अनपब्लिश्ड एक्विजिशन प्रपोजल के बारे में, वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। देखो ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का। ठीक है। एम्प्लॉय अगर बात कर रहे हैं कि वर्कलोड बढ़ गया है परचेज डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो आपको इंडिकेट कर रहा है हायर लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन में नहीं आते। ठीक है। एनालिस्ट हमेशा, देखिए ये दो जो एग्जांपल, इसको देख अच्छे से समझिएगा। ठीक है। एनालिस्ट जो होते हैं ना, रिसर्च एनालिस्ट, वो इंफॉर्मेशन बहुत से सोर्स से कलेक्ट करते हैं। ठीक है। विच इंडिविजुअल में नॉट बी सिग्निफिकेंट, यानी कि एक इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट ना हो, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर वो कलेक्ट हो जाए, ठीक है, पुट टुगेदर विद अदर पब्लिक और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, वो क्रिटिकल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, जिसको मोजाइक एनालिसिस बोलते हैं।
ठीक है, सच मोज़ेक एनालिसिस इज एक्सेप्टेबल, यानी कि आपके पास डिफरेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। देखो इसको समझ रहे ना, मोज़ेक आता है, जब मैं एग्जाम दिया था तो आया था ये। तो एनालिस्ट क्या है कि डिफरेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसको पुट टुगेदर कर रहे हैं, पब्लिक और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को, और उससे जो उनको एक क्रिटिकल इंसाइट मिल रहा है उसको मोज़ेक एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, एनालिस्ट नीड टू बी केयरफुली वेदर इंसाइट ड्रॉन केम फ्रॉम मोज़ेक और नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, इसको 1 2 3 और जितने बार आप रिपीट कर लो। लेकिन यहां से एक चीज याद रख लेना, क्वेश्चन कभी गलत मत करना इस चैप्टर से, ये तो आप आज उसको माइंड में एक रिमाइंड कर लो कि इस चैप्टर से हमें कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको गलत नहीं करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस। यस। सर एक मोज़ेक एनालिसिस को एक बार और समझाइए ना। मोज़ेक मीन्स हम लोग यहाँ 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग हम लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए, और 10 के 10 इंफॉर्मेशन मिलके जो एक इंफॉर्मेशन मुझे मिली, जिससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि कल क्या हो सकता है, यानी कि हम 10 लोग अपनी अपनी रिपोर्ट लाए, अपने अपनी इंफॉर्मेशन लाए, उसको अपन ने कलेक्ट किया, और उससे ये डिसीजन लिया कि कल क्या हो सकता है। एक क्रिटिकल इंसाइट मिल गई किसी भी कंपनी के बारे में कि आने वाला टाइम क्या हो सकता है उसके बारे में, तो वो मोज़ेक एनालिसिस हुआ। ठीक है, मीन्स अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो पब्लिक हो चाहे नॉन पब्लिक, उसको हमने कलेक्ट करके जो एक क्रिटिकल इंसाइट मिला उसको मोज़ेक एनालिसिस बोलते हैं। क्लियर? सर लेकिन ये इनसाइडर में काउंट नहीं करेगा? नहीं, ये इनसाइडर में काउंट नहीं होता, है ना। इनसाइडर में ये है कि आपको जैसे आपको मैंने बताया ना कि सीईओ है जो एक्विजिशंस प्रपोजल की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको पता चल जाए कि एक्विजिशन करने वाले हैं, तो वो होता है प्राइस सेंसिटिव। ठीक है। ओके। हाँ, प्राइस सेंसिटिव होना चाहिए। जैसे किसी का प्राइस बढ़ाने वाले हैं लोग, ठीक है, मान लीजिए आपको ये पता चल जाए कि कोई अपने प्रोडक्ट का दाम 10% 20% बढ़ाने वाले हैं, लेकिन वो पब्लिक को अभी नहीं पता है, आपको पता चल जाए, तो वो भी प्राइस सेंसिटिव होता है। ठीक है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, वैसे पूछता इसी एग्जाम्पल से है। ठीक है, नेक्स्ट होता है टेक्निकल। टेक्निकल इंफॉर्मेशन एनालिसिस क्या होता है? यहां पे अपन क्या एज्यूम करते हैं? एज्यूम ये करते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ शेयर, जैसे कंपनी की फंडामेंटल, इकोनॉमिक फैक्टर, मार्केट सेंटिमेंटल सेंटिमेंट, वो क्या किस में रिफ्लेक्ट होता है? स्टॉक के प्राइस में। जैसे स्टॉक का ये प्राइस है, ऊपर नीचे ऐसा चार्ट बनते हैं ना, तो स्टॉक के प्राइस में वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इंस्टेंट इट फोकस ऑन फोरकास्टिंग डायरेक्शन ऑफ प्राइस थ्रू द स्टडी ऑफ पैटर्न। पैटर्न को अपन रीड करते हैं इन हिस्टोरिकल मार्केट प्राइस, प्राइस एंड वॉल्यूम देख के। ठीक है, तो इसे अपन टेक्नीशियन भी कहते हैं और चार्टिस्ट भी बोलते हैं, कि इनका क्या बिलीव रहता है कि मार्केट एक्टिविटी विल जनरेट इंडिकेटर इन प्राइस ट्रेंड। ठीक है, दैट कैन बी यूज टू फोरकास्ट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉक प्राइस मूवमेंट इन फ्यूचर। ठीक है, एज अ टेक्नीशियन आप क्या करते हो? आप प्राइस को देखते हो, प्राइस का मूवमेंट देख रहे हो, उसमें वॉल्यूम देख रहे हो, उसका पैटर्न देख रहे हो, उसके अनुसार आप क्या करते हो? हिस्ट्री देखते हो ना, पास्ट का चार्ट देखते हो, यानी कि जो बीत गया उसका, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका प्राइस, उसको डिसाइड करते हो। और टेक्निकल एनालिसिस क्या एज्यूम करता है कि फंडामेंटल, इकोनॉमिक फैक्टर, मार्केट सेंटिमेंट सब उनके प्राइस में छुपा हुआ है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट कि प्राइस बिहेवियर को देखना है तो। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्राइस प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ अंडरलाइंग ट्रेंड एंड इट्स डायरेक्शन। वॉल्यूम,
टाइम स्पेन, ये याद रखिएगा तीनों। इससे आता है क्वेश्चन। वॉल्यूम, ओवर विच प्राइस और वॉल्यूम कैरी द इंपैक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तीन फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस इंटीग्रेट दिस थ्री एलिमेंट इनटू प्राइस चार्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन चार्ट एंड प्राइस ट्रेंड, ठीक है। आपको पता, आप अगर टेक्निकल एनालिस्ट हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइस चार्ट क्या होता है, सपोर्ट कहाँ, पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है, प्राइस का ट्रेंड क्या है, ठीक है। आप ऑब्जर्व करते हो प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न, ठीक है। और टेक्निकल एनालिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज एडिक्वेट बाइंग इंटरेस्ट दैट में टेक प्राइस अप और वाइस वर्सा। यानी कि एज अ टेक्निकल एनालिस्ट अपने को क्या अंडरस्टैंड करते हैं अपन, कि बायर का इंटरेस्ट कहाँ पे और सेलर का इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक है। टेक्निकल एनालिस्ट इज स्पेशलाइज अप्रोच होता है ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इन्वॉल्व स्टडी ऑफ वेरियस ट्रेंड अपवर्ड। अपवर्ड ट्रेंड को डिसाइड करते हो, डाउनवर्ड देखते हो और साइडवेज, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ट्रेडर कैन बेनिफिट कर सकता है, ठीक है। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है, ठीक है। और विच रिप्रेजेंट पॉइंट एट विच देयर इज लॉट ऑफ बाइंग। जहां सबसे ज्यादा बाइंग होती है वो क्या है, सपोर्ट। और सेलिंग इंटरेस्ट, रेजिस्टेंस, जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग होती, तभी वहां से सेलिंग होती है ना, जब उस प्राइस पे पहुंचता है सबसे ज्यादा गिरता है। इंप्लीकेशन ऑफ द प्राइस इफ सपोर्ट रेजिस्टेंस इज ब्रोकन। अब आपको पता चल गया कि ये सपोर्ट है, 50 रुपया किसी स्टॉक का सपोर्ट है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि अब फिर सपोर्ट देगा, पता चला 50 आया, 50 से 40, खत्म, खेल खत्म, ठीक है। तो वो क्या होता है कि कई बार सपोर्ट को और रेजिस्टेंस दोनों को तोड़ देते हैं स्टॉक्स, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रोकन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है, दैट आर ड्रॉन फ्रॉम पास्ट प्राइस मूवमेंट। सपोज स्टॉक प्राइस इज मूविंग क्लोजर टू स्टेबलाइज रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ रहा है तो होल्डर क्या करता है, स्टॉक प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जहां आपको लग रहा है ना कि 100 का लेवल है, ये बहुत बड़ा सपो ये रेजिस्टेंस है, इसको कभी तोड़ा नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, 100 वहां पे सेल कर देते हैं, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी ब्रेक हो गया, मान लो आपने 100 पे बेच दिया कि यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस आ चुका है, और उसको ब्रेक कर दिया, फिर वहां से नया एक ट्रेंड शुरू हो जाता है। स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ हमेशा देखना आपकी इस रेजिस्टेंस को ब्रोक करता है, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब भी ब्रोक होता है स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ ही होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि ट्रेंड हैज एक्सिलरेटेड एंड सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन चेंज हो चुका है, ठीक है। वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कंफर्म करने के लिए, ठीक है। और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड हमेशा अकम्पनीड बाय स्ट्रांग वॉल्यूम। हमेशा आपको देखिएगा कि अपवर्ड है और या डाउनवर्ड चल रहा है, तो उसमें क्या चल रहा है। अगर वो ट्रेंड वीक माना जाता है अगर उसमें वॉल्यूम ना हो, ठीक है। ट्रेंड वीक, अगर सपोर्ट यानी कि एक ट्रेंड चल रहा है लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो उसको क्या माना जाता है, वीक ट्रेंड, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस कन्वर्ट द प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा इनटू द चार्ट। प्राइस एंड वॉल्यूम को क्या करते हैं, चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो चार्ट कितने टाइप के होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट, कैंडल स्टिक। कई बार ये भी आता है विच इज अ नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट, ठीक है। मेरे में कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे कि सपोर्ट को अगर ब्रोक करे तो क्या होता है, रेजिस्टेंस को ब्रोक करे तो क्या होता है, तो थोड़ा इसको डिटेल में समझिएगा इन सब चीजों को, ठीक है। तो आपको ये तीन टाइप के चार्ट तो पता ही होंगे। लाइन, ऐसा ये लाइन बना हुआ है, बार यानी कि ये ऐसा कैंडल बना रहता है, सॉरी, कैंडल स्टिक यानी ये इस टाइप के कैंडल्स बने होते हैं, ठीक है। ऐसा कैंडल, हरा लाल, ठीक है। एक होता है बार चार्ट। बार चार्ट कोई बता सकता है क्या होता है, ठीक है। कोई बता सकता है,
सेम होता है क्या वो भी? हाँ। सर उसमें एक ओपन होता है, हाँ। फिर या तो ऊपर जाएगा तो वो मतलब वो उसमें हाई बनाता है, और फिर अगर नीचे आता है तो फिर लो बनाता है, और उसके बाद फिर एक क्लोज लाइन होता है। हाँ ठीक। हम्म। ओके। वैसे ये भी उतना बार चार्ट जनरली लोग यूज नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत अपने को नॉलेज होना चाहिए, है ना? हाँ सर, वो हाँ कैंडल के वही। आने के बाद बार चार्ट का हाँ रिक्वायरमेंट खत्म बार हो चार्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैक्सिमम लोग लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, और कई लोग बहुत सारे चार्ट तो आजकल और आ गए हैं, लेकिन मोस्टली तो कैंडल स्टिक ही चल रहा है ना? ओके। तो ये तीन याद रखिएगा, बार भी चार्ट होता है ना। हाँ। तो पैटर्न थ्रोन अप बाय द चार्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, यानी कि जो पैटर्न बन रहा है, ऐसा ये अपसाइड बन रहा है, डाउन साइड बन रहा है, तो कैसे ट्रेंड होते हैं? रिवर्सल ऑफ, यानी कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड की रिवर्स होने वाला है कि ट्रिगर होने वाला है, कहाँ पे बाय करना है, सेल करना है। ठीक है। और टिपिकली चार्टिस्ट यूज, अब चार्टिस्ट और क्या यूज करते हैं? मूविंग एवरेज ऑफ द प्राइस, ठीक है, ऑफ द स्टॉक टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ डे टू डे फ्लक्चुएशन। ठीक है, अगर आपको डिफिकल्ट हो रहा है आइडेंटिफाई करने में, तो कोई 180 डे, 200 मूविंग एवरेज और क्या क्या एवरेज, बहुत सारे वो सब यूज करते हैं लोग, ईएमए, डीएमए, पता नहीं बहुत सारे होते हैं, है ना? तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और ट्रेडर ज्यादा रिलाई करते हैं टेक्निकल पे। ठीक है, क्योंकि बिजनेस का फंडामेंटल थोड़े से शॉर्ट रन में तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस इज लेस लाइकली टू बी सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई भी ये सुटेबल नहीं है। ठीक है। और पास्ट ट्रेंड इन शेयर प्राइस वुड बी अनरिलायबल। अनरिलायबल भी होते हैं, क्या है कि कोई स्टॉक हो सकता है 10,000 भी गया हो, लेकिन आज तो वो 10 पैसे का नहीं है। तो उसको देखकर ये ना, ये अपन एकदम परफेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते कि टेक्निकल भी बहुत अच्छा वर्क करता होगा। ठीक है, करता है, लेकिन उसके भी बहुत सारे प्री एंड कॉन्स है। ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस वही लोग करते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ज्यादा फोकस होते हैं। ठीक है। इट प्रीमाइस इज दैट सिंस इक्विटी शेयर रिफ्लेक्ट पार्ट ओनरशिप ऑफ कंपनी। ठीक है, आप इक्विटी खरीदते हो तो थोड़ी सी ऑनरशिप खरीद रहे हो कंपनी की। लॉन्ग टर्म इट्स वैल्यू शुड बी ड्रिवन बाय प्रॉफिट एंड कैश फ्लो जनरेटेड बाय कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको पॉजिटिव कैश फ्लो मिल रहा है कि नहीं हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है। तो ये सब चीजें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में देखा जाता है, जिसके लिए फंडामेंटल इन्वेस्ट एनालिसिस यूज होता है। ठीक है। इफ द शॉर्ट टर्म मूवमेंट इन प्राइस कॉज द प्राइस टू सिग्निफिकेंट डाइवर्स फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू, ठीक है, तो इट क्रिएट अ प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। इन्वेस्टर फर्स्ट गॉज द फेयर प्राइस ऑफ इक्विटी। इन्वेस्टर क्या करते हैं? फेयर प्राइस देखते हैं, इक्विटी का फेयर प्राइस क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, कैसा एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है। फिर देखो सेम चीज आ गई, इफ द मार्केट प्राइस बिलो इज बिलो द इंट्रिंसिक वैल्यू, ये अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और मार्केट प्राइस इज अबव द इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको अपन सेल करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? ये थ्योरेटिकल भाषा में लिखा हुआ है। प्रॉफिट इन इन्वेस्टमेंट कम नॉट ओनली फ्रॉम आइडेंटिफाई गुड इन्वेस्टमेंट, केवल प्रॉफिट गुड इन्वेस्टमेंट से नहीं आता, आप कौन से प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है। दिस थॉट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इज इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ठीक है। जो प्रोपोगेट क्या करता है? प्रोपोगेट करता है कि शेयर प्राइस इनकॉर्पोरेट एंड रिफ्लेक्ट ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो ये पॉइंट याद रखना कि ईएमएच क्या होता है, इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है, जो प्रोपोगेट करता है कि शेयर का प्राइस इनकॉर्पोरेट एंड रिफ्लेक्ट ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है। फंडामेंटल में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होता है कंपनी के बिजनेस का, गवर्नेंस साइकिल का,
एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, रिवार्ड क्या मिलेगा। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, हाउ इज द ओवरऑल सिक्लिकल या सेक्युलर है, कि मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड कैसा है। ठीक है। इंडस्ट्री की ग्रो कैसी है, कि डिक्लाइन हो रहा है कि ग्रो कर रहा है, यानी कि इंडस्ट्री कैसी कर रही, ग्रो कर रही। कंपटीशन इंटेंसिटी कितनी है इंडस्ट्री में। ठीक है। कंपनी की पोजीशन कैसी है कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग। कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का। ठीक है। फिनेंशियल पोजीशन कैसी है, कैपेबिलिटी कैसी है मैनेजमेंट की। राइट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है कि नहीं है कंपनी के मैनेजमेंट में। ठीक है। तो ये सब के जो आंसर हैं, क्वेश्चन है, उसके आंसर अपने को तीन चीजों में मिलते हैं, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और कंपनी एनालिसिस, जिसको अपन चैप्टर वाइज, चैप्टर 5, 6, 7, 8, इन सब चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो फिर होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में दो ही चीजें होती, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है। कुछ एनालिस्ट केवल क्वांटिटेटिव को ही प्योरली अप्रोच करते हैं। ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, अप्रोच कैन बी यूज्ड इन बोथ टेक्निकल और फंडामेंटल, दोनों में हो सकता है। ठीक है। इन टेक्निकल कैसे होता है कि एनालिस्ट इंस्टेड ऑफ रीडिंग चार्ट फोकस ऑन अंडरलाइंग डेटा। ठीक है। उस डेटा से वो चेक करते हैं कि प्राइस अप होगा कि मूव हो, यानी कि रिलेशन कैसा रहेगा बिटवीन द प्राइस अप, मूव और डाउन। ठीक है। और बाकी के भी पैरामीटर्स। ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिस्ट लुक फॉर फाइनेंस ऑपरेशनल मैट्रिक्स। ठीक है। इसको अपन चैप्टर 8 में बहुत अच्छे से देखेंगे, जो अपन ने लास्ट चैप्टर 3 में देखा था, क्वांटिटेटिव, जिसमें बहुत सारे वो फॉर्मूलेज यूज होते हैं। ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस एट सिंपल लेवल क्या है, टाइम सीरीज और रिग्रेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा कैन हेल्प एक्सट्रापोलेट फ्यूचर अर्निंग। क्वांटिटेटिव मस्ट यूज मोर सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, अप्रोच टू रिफाइन देयर आउटपुट। क्वांटिटेटिव ज्यादा यूज होता है, स्टेटिकल एनालिसिस होता है, बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट करते हैं, फ्यूचर फाइनेंशियल क्या होगा, ग्रोथ रेट क्या होगा, सेंसिटिविटी कैसी रहेगी, सिमुलेशंस कैसा रहेगा, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन देयर assumptions। ठीक है। तो ये होता है प्योर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बुक भी आती बहुत सारी। ठीक है। अब क्या लिखा है, प्योर क्वांटिटेटिव रिसर्च इज नॉट ऑफन एम्प्लॉयड इन फंडामेंटल एनालिसिस, अप्लाइंग प्योर इकोनॉमिक अप्रोच इन फंडामेंटल एनालिसिस सफर सम मेजर लिमिटेशंस। ठीक है। प्राइमरी अमंग देम इज अवेलेबिलिटी ऑफ कंपेरेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज कर रहे हो, बिजनेस मॉडल चेंज हो रहे हैं, पास डेटा क्या होते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, लेस यूजफुल हो जाते हैं। अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज कर ली या अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर ली है, तो पास्ट जो डेटा रहता है यानी कि यूज लेस यूजफुल हो जाता है। ठीक है। कि आप उसको प्रेजेंट मार्केट कंडीशन से आप कैसे कंपेयर। ठीक है। नेक्स्ट होता है बिहेवियर अप्रोच ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग, जिसमें अपन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, आपके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो रिफ्लेक्ट क्या करता है, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, रिस्क कितना रहेगा इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। कई बार डिसीजन इन्फ्लुएंस होती है बिहेवियर बायस से। ठीक है। उससे क्या होता है, आपका डिसीजन ऑन डिसीजन मेकर, उससे क्या होता है, विच लीड टू लेस देन ऑप्टिमल चॉइस बीइंग मेड। ठीक है। प्रोपोनेंट ऑफ फिलोसफी एज्यूम दैट सिक्योरिटी प्राइस गो अवे फ्रॉम देयर फेयर वैल्यू। ठीक है। क्या हो सकता है, फेयर वैल्यू से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, क्यों, फियर एंड ग्रीड मार्केट में बना रहता है, जैसा आजकल आप मार्केट में देख रहे होगे, कभी ऊपर कभी नीचे कुछ भी हो रहा है। ठीक है। ये अपन बिहेवियर अप्रोच चैप्टर 11 में बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है। अब कुछ चीजें यहाँ पे ऐड किया गया है, ये है कमोडिटीज के बारे में, जो पहले नहीं था। ठीक है। ये कमोडिटीज के बारे में इसमें दिया गया है, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कमोडिटीज। ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, इस कमोडिटीज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और नेचुरल फैक्टर।
ठीक है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड नेचुरल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ कमोडिटीज, देयर बाई डिटरमाइनिंग देयर प्राइस मूवमेंट। ठीक है। कमोडिटी फंडामेंटल का क्या काम है? लार्जली फोकस ऑन स्टडी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर। सीजनैलिटी कैसी है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, न्यूज क्या है, करेंसी का मूवमेंट कैसा है, इंटरेस्ट रेट क्या है, वेदर कैसा है, इन्वेंट्री लेवल कैसा है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कितना है। ये मान के चलो अगर इस बार ऐड हुआ है इस बुक में तो बहुत सारी चीजें आई। सप्लाई फैक्टर में क्या क्या चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती है कमोडिटी मार्केट फ्लक्चुएशन को? प्रोडक्शन कैसा है, आप प्रोड्यूस कहाँ से कर रहे हो, फार्म से यानी कि खेती से, कि ऑयल वेल से जैसे क्रूड ऑयल्स के होते हैं, या माइनिंग से। ठीक है। वेदर कंडीशन कैसी है, ज्यादा बाढ़ तो नहीं आती, सूखा तो नहीं पड़ता हो, साइक्लोनिक इफेक्ट तो नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैरिफ तो नहीं लगा दिए हैं। जैसे अब टैरिफ तो अब समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब से अपन जुलाई अगस्त सितंबर साल जब से सुन ही रहे हैं टैरिफ टैरिफ, लेवी लेवी लगा देती है गवर्नमेंट। ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, प्रमोशन कैसा है, सब्सिडी कितना दे रही है, जियो पॉलिटिकल इवेंट, सैंक्शन तो नहीं लगा दिया किसी देश के ऊपर, वॉर तो नहीं चल रहा है, ट्रेड डिस्प्यूट तो नहीं है। तो देखो ये सब चीजें तो अब समझाने की जरूरत नहीं है, डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे होगे कि वॉर से कैसा क्या कैसा कमोडिटीज में इम्पैक्ट पड़ रहा है, इनपुट कॉस्ट कितना है, एनर्जी कॉस्ट, इनपुट वेजेस कितनी है, टेक्नोलॉजी कैसी है। ठीक है। ये हो गया सप्लाई फैक्टर। सेकंड होता है डिमांड फैक्टर। ग्लोबल ग्लोबल अगर इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी है, ठीक है, अच्छी डिमांड आएगी, क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है फॉर मेटल्स एनर्जी एंड एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन की ग्रोथ और अर्बनाइजेशन हो रहा है तो फूड एंड एनर्जी की भी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कि उसकी जगह कुछ और तो नहीं आ गया, सब स्विचिंग बिटवीन कमोडिटीज। सीजनल डिमांड, हायर फ्रूट डिमांड इन विंटर एंड समर। ठीक है। फेस्टिव फूड की डिमांड, कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, जैसे कुछ ऑर्गेनिक फूड में शिफ्ट हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये डिमांड फैक्टर हो। ठीक है, बहुत इजी है ये। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, इन्फ्लेशन कितनी है, इंटरेस्ट रेट हाई है, ट्रेड बैलेंस क्या है, इंडस्ट्रियल डेटा क्या कह रहा है। ठीक है। पीएमआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है। केस स्टडी दिया है ये, इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत इजी है। गोल्ड के बारे में, यूज क्या होता है गोल्ड का, ज्वेलरी में, इंडस्ट्रियल में, इन्वेस्टमेंट में, या सेंट्रल बैंक के, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई या ऑल जो बड़े देश के जो बैंक्स है ना, जो मेन हेड वो सेंट्रल बैंक। गोल्ड सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी है। ठीक है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करता है, सेफ इवन भी बोलते हैं असेट्स है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा बरकरार है। ठीक है। ड्यूरिंग इकोनॉमिक टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंस जब भी आता है तो आप देखे होंगे कि व्हेन अदर असेट क्लास सच एज इक्विटी बॉन्ड्स एंड करेंसी आर अंडर परफॉर्मिंग, क्या होता है, इकोनॉमिक टर्बुलेंस में ये सब चीजें अंडर परफॉर्म करती हैं। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ पे मिलता है? गोल्ड में। तो आप गोल्ड का प्राइस लास्ट 6 8 महीने साल भर का देख लेना, तो गोल्ड के प्राइस में सब रिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है। तो हिस्टोरिकल और स्टेटिकली इट इज प्रूव दैट गोल्ड कैरियर इनवर्स रिलेशन विथ स्टॉक बॉन्ड एंड करेंसी, इनवर्स रिलेशन है ना इसके साथ। स्टॉक अगर अच्छा कर रहा है तो गोल्ड नहीं नहीं करेगा, गोल्ड अच्छा कर रहा है तो स्टॉक नहीं करेगा, बॉन्ड्स करेंसी। डिमांड बाय सेक्टर, ज्वेलरी 40%, इन्वेस्टमेंट के लिए 24, सेंट्रल बैंक ने 23%, टेक्नोलॉजी 6%। मेजर प्रोड्यूसर कौन है और कंज्यूमर कौन है? प्रोड्यूसर है चाइना, कंज्यूमर नंबर वन चाइना। प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूएस, कनाडा। सेकंड में कंज्यूमर इंडिया, यूएस, जर्मनी एंड सऊदी। ठीक है। प्राइस ड्राइविंग फैक्टर क्या है? मॉनेटरी पॉलिसीज, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज मींस इंटरेस्ट रेट अगर रिड्यूस होगा तो पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो निगेटिव है। पॉजिटिव कब होगा? जब डॉलर वीक होगा। निगेटिव
जब डॉलर स्ट्रांग हो, ठीक है। पॉजिटिव जब वीकर इकोनॉमिक डेटा आएगा, स्ट्रांग इकोनॉमिक डेटा में निगेटिव है। इन्फ्लेशन हाई है तो पॉजिटिव, यानी कि और ऊपर जा सकता है। सप्लाई लोअर सप्लाई, ठीक है। डिमांड स्ट्रांग डिमांड रहती है हमेशा, पॉजिटिव नोट है। ईटीएफ बाइंग कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक भी बाय कर रहा है तो पॉजिटिव है इसके लिए। निगेटिव जब ईटीएफ सेल कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक भी आपके गोल्ड को सेल कर रही है, तो वो निगेटिव न्यूज है उसके लिए, ठीक है। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि इसका प्राइस अप एंड डाउन कैसे होता है, ठीक है। तो अप हो रहा है यानी पॉजिटिव, डाउन मीन्स निगेटिव, ठीक है। वैसे ये एनर्जी क्रूड ऑयल का है, ठीक है। क्रूड ऑयल का देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है। क्रूड ऑयल का क्या है, यूज क्या होता है फ्यूल में, पॉलीमर्स बनाने में, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बनाने में। नेफ्था, ये बिट्यूमेन मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है। तो क्रूड ऑयल क्या होता है, कंसीडर एज अ मदर ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, और उसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, काला सोना, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। नेचुरली अवेलेबल है, फ्लेमेबल लिक्विड है, ठीक है। क्रूड ऑयल फाइंड इन यूजेस इन फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल, ट्रक, प्लेन, बोट्स, रेलवे, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में यूज होता है, ठीक है, सच एज रोड एस्फाल्ट यानी कि डामर, lubricant for various equipment, plastic for toys, bottles and food wrapping, ठीक है। क्रूड ऑयल से क्या क्या चीजें बनती है, lubricant ऑयल, फ्यूल्स ऑयल, डीजल, पैराफिन, नेफ्था, गैसोलीन, सब बनता है, ठीक है। इट इज लाइफ लाइन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। और सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस रिजल्ट इनटू इन्फ्ले इन्फ्लेनेटरी कंसर्न अक्रॉस, यानी कि सप्लाई डिमांड में थोड़ी सी भी कमी या ज्यादा हुआ, इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इन्फ्लेशन कंसर्न हो सकता है, जैसे अब अभी आप देख लो जो कंडीशन है, उससे इसको कंपेयर कर सकते हो। क्वालिटी कैसी कैसी होती है, डेंसिटी वाइज और सल्फर कंटेंट वाइज। एक होता है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट मीडिएट, ठीक है। हाई क्वालिटी क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, दैट इज एक्सप्लोर और फिजिकली ट्रेड इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, तो इसका एपीआई होता है, कितना लिखा है 390, और सल्फर कितना होता है 0.24, ठीक है। ब्रेंट क्रूड क्रूड ऑयल जो होता है वो यूरोप और अफ्रीका का प्राइसिंग बेंचमार्क है, ठीक है। और ये नॉर्थ सी, एंड इट कम फ्रॉम द नॉर्थ सी इन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। एपीआई इसका क्या होता है, 380, सल्फर होता है 0.4%, ठीक है। दो टाइप के क्रूड ऑयल्स हो गए। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट एंड ओपेक प्लस, यानी कि 13 ओपेक मेंबर प्लस रसिया, वो कंट्रोल करते हैं ग्लोबल ऑयल मार्केट सप्लाई को, ठीक है। मिडिल ईस्ट है, जिसको मेजॉरिटी है ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व, 48% ऑफ ऑल नोन एंड आइडेंटिफाई रिजर्व, जिसका पता है लोगों को, जिसका नहीं पता कि कितने और होंगे, 48% ऑफ ऑल नोन, ठीक है। ओपेक से कितना वो क्रूड ऑयल मिलता है, 40%, ठीक है। अकाउंट फॉर 75% ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसर कौन है, यूएसए, रसिया, सऊदी अरब। कंज्यूमर यूएसए, चाइना और इंडिया, ठीक है। कनाडा, चाइना, लेकिन प्रोड्यूसर में इंडिया का नाम नहीं है, जर्मनी और जापान। तो पांच प्रोड्यूसर हैं ऐसे। ये कंज्यूमर कौन कौन है, यूएसए, चाइना, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। प्रोड्यूसर कौन है, यूएस, रसिया, सऊदी अरब, कनाडा और चाइना। प्राइस ड्राइविंग क्या होता है, ओपेक प्रोडक्शन अगर पॉजिटिव है, लिमिट कर दिया तो पॉजिटिव यानी कि बढ़ेगा, निगेटिव अगर उन्होंने प्रोडक्शन राइज कर दिया तो प्राइस उसका घट भी सकता है। यूएस प्रोडक्शन, फॉल इन ऑयल प्रोडक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। राइज इन ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल रिग काउंट इन यूएस, फॉल इन रिग काउंट, राइज इन रिग काउंट। इन्वेंट्री अगर ज्यादा है, ठीक है, अगर इन्वेंट्री कम है तो पॉजिटिव है, इन्वेंट्री ज्यादा है तो निगेटिव है। यूएस डॉलर अगर वीक है तो पॉजिटिव है, और स्ट्रांग है तो निगेटिव है। इकोनॉमिक डेटा, एक्सपेंशन इन इकोनॉमी पॉजिटिव है, कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमी निगेटिव है।
इसको अच्छे से देख लेना बहुत, अगर ये दिया है इतने डिटेल में ना तो पूछेगा जरूर। पॉलिटिकल सिचुएशन अगर अनस्टेबल है, जैसे मिडिल ईस्ट में अभी देखो पढ़ रहे हैं अपन, ये सब चीजें आ रही है, ठीक है। अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन है तो पॉजिटिव है, तो आप देख लो पॉजिटिव का असर क्या हुआ। स्टेबल है तो सब बढ़िया चल रहा है। वेदर कंडीशन अगर खराब है तो नेगेटिव है, यानी कि अच्छा है कि प्राइस बढ़ेगा। थोड़ा सा इसको समझ के चलना कि प्राइस कब इसका बढ़ना है और कब इसके लिए प्राइस इसका निगेटिव हो सकता है, चाहे गोल्ड और क्रूड ऑयल दोनों का। इस पे कंफ्यूज मत हो, ठीक है। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर नहीं समझ में आएगा इसको पढ़ना, आप अच्छे से रीड करिएगा और नेक्स्ट क्लास में आप पूछिएगा। बिना रीड किए आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो थोड़ा सा अनफेयर होता है ना। जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स, 20 अप्रैल 2020 में WTI निगेटिव में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। क्यों? इसका रीजन ये है कि उसको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन उसको स्टोर करने का जो कॉस्ट है वो ज्यादा हाई होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों था? क्योंकि कोरोना वायरस आ चुका था। उसके कारण क्या हुआ था कि लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन में कोई गाड़ी जब चलाएगा नहीं तो WTI पेट्रोल का यूज कहाँ पे होगा, ठीक है। हिस्टोरिकल ऑयल क्राइसिस हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, टू मेजर क्राइसिस पोस्ट वर्ल्ड 2 वॉर। पहला हिस्टोरिकल क्राइसिस हुआ था 1973 में, ठीक है। जब ओपेक ने डिसाइड किया था कि अपन ऑयल का प्राइस ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ा दिया था उन्होंने, ठीक है। और इट ऑल्सो प्रोहिबिट एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल टू द यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 में, ठीक है। फिर इंपैक्ट ऑफ कमोडिटी मार्केट ऑन इक्विटी मार्केट, दोनों का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो कमोडिटीज के प्राइस एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ कमोडिटी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दिस कंपनी, विच इन टर्न रिजल्ट इन प्राइस मूवमेंट ऑफ दोस स्टॉक्स, ठीक है। अगर प्राइस कमोडिटीज की इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इनपुट कॉस्ट, ठीक है, विच रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन फॉर कंपनी। जैसे स्टील का जो आयरन ओर है, ठीक है, कॉपर, तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो आपकी भी तो मार्जिन मार खाएगी, या तो आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फॉलिंग कमोडिटी प्राइस से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हो सकती है, आपके स्टॉक वैल्यूशन इंप्रूव हो सकते हैं, जैसा इसमें लिखा हुआ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस, ठीक है। वैसे अगर इस पे डिस्कस किया जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपन आफ्टर एग्जाम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो जो आज की कंडीशन से मेल नहीं खाती है, ठीक है। और राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइस के राइज होने से सबसे ज्यादा फायदा होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को। ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन, ठीक है, यहाँ लिखा है तो ठीक है। और रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एयरलाइन, वो तो सही है। अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग यानी कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी एयरलाइंस की कम होगी, लॉजिस्टिक कंपनीज की कम होगी, क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा। कमोडिटीज हमेशा ग्लोबली ट्रेड होते हैं, चाहे वो क्रूड हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, ठीक है। वो हमेशा आपको सिग्नल देंगे शिफ्ट इन ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई। इक्विटी मार्केट बीइंग सेंसिटिव टू ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रिएक्ट टू दिस सिग्नल। एग्जांपल जैसे कॉपर प्राइस का फॉल होना स्लो सिग्नल देता है स्लोइंग इंडस्ट्रियल डिमांड ड्रैगिंग डाउन मेटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, ठीक है। अगर कॉपर का प्राइस फॉल हो रहा है इसका ये मतलब है कि इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉपर की डिमांड कम हो चुकी है, ठीक है। तो इसको आप इस बुक की ही लैंग्वेज से समझने की कोशिश करिएगा।